नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो प्यारे मित्रों, पिछली क्लासेस में अपन ने जो आपके सीईटी का सिलेबस है जिसमें टॉपिक लग रहा है आपके राजस्थान के किसान आंदोलन, इनमें प्यारे मित्रों अपन ने जातीय किसान आंदोलन पढ़ ली और आज जो अपन शुरू करेंगे ये पढ़ेंगे जनजातीय किसान आंदोलन। और बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसी क्लास के अंदर आपके जितने भी जनजातीय किसान आंदोलन है इनके बारे में बात अपन करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं क्लास की। तो अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन। जनजातीय किसान आंदोलन कौन से? जनजातीय किसान आंदोलन। चलिए मित्रों, बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजस्थान के अंदर जो आपके भाई साहब जनजातियां पाई जाती है, तो सबसे पहला शब्द आ रहा आपके सामने कि जनजाति किसको बोलते हैं। कौन सा शब्द? जनजाति। तो बात करें प्यारे मित्रों कि जनजाति बोला जाता है यानी ऐसे समाज के लोग या ऐसा समाज का तबका या वर्ग, यानी बात करें कि समाज का ऐसा तबका या वर्ग या लोगों का समूह जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ हो। किससे? समाज की मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ हो, वो भाई साहब आपका क्या कहलाता है? जनजातीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जनजातीय वर्ग कहलाता है। और बात करें कि जिन जिन क्षेत्रों पे ये जनजाति आपकी निवास करती है वो उनका भाई साहब निवास क्षेत्र कहलाता है। और जहां जहां पे आपकी जनजातियां निवास करती थी वहां वहां पे इनके द्वारा जो भाई साहब इनकी मांगे पूरी करवाने के लिए जो आंदोलन किए गए वो आंदोलन आपके कहलाते हैं कौन से? जनजातीय किसान आंदोलन। कौन से? जनजातीय किसान आंदोलन। अब यहां से बात करें कि जनजाति किसको बोलते हैं, यानी लोगों का वर्ग, लोगों का विशेष वर्ग, लोगों का विशेष वर्ग जो जो समाज की मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हो, पिछड़े हुए हो, तो भाई साहब ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी जनजातियां कहलाती है। बात करें कि राजस्थान के अंदर जनजातियां किसमें? राजस्थान में जनजातियां, राजस्थान में जनजातियां, यानी बात करें कि ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। तो प्यारे मित्रों, यहां से अपन बात करें कि राजस्थान में जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक संख्या में कौन सी है? तो भाई साहब एक नंबर पे आपकी कौन सी? मेणा जनजाति। कौन सी है? मेणा जनजाति। और बात करें कि मेणा जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर में। कहां पे? सर्वाधिक आपकी जयपुर में। लेकिन भाई साहब आपकी न्यू रिपोर्ट के अनुसार, जो आपके 2022-23 जो आपकी न्यू रिपोर्ट है, इसके अनुसार भाई साहब आपकी मेणा जनजाति सर्वाधिक कहां पे है? उदयपुर जिले में। किस जिले में? उदयपुर जिले के अंदर निवास कर रही है। ठीक है। अब यहीं से बात करें कि जनसंख्या में नंबर 1 पे कौन सी? मेणा। मेणाओं के बाद में नंबर 2 पे कौन सी? भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति। और बात करें प्यारे मित्रों भील जनजाति के बारे में, तो भाई साहब ये मानी जाती है राजस्थान की सबसे सबसे प्राचीनतम जनजाति। क्या मानी जाती है? सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है। और इसके बाद में भाई साहब तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आ जाओ भाई साहब आपके कौन से? गरासिया। कौन से? मेणा भील गरासिया। और बात करें प्यारे मित्रों, जो गरासिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है यह आपके किस क्षेत्र में? पिंडवाड़ा सिरोही में। किसमें? पिंडवाड़ा, जो सिरोही वाला क्षेत्र है यहां पे इधर देखने को मिलती है। और गरासिया जनजाति का भाई साहब कौन सा? पवित्र स्थान। कौन सा? पवित्र स्थान। ये कौन सा माना जाता है? आपके नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। और ये नक्की झील आपकी कहां पे स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। कहां पे स्थित है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पे पड़ता है? आपका सिरोही के अंदर पड़ता है। और बात करें प्यारे मित्रों कि इस नक्की झील को बोलते हैं राजस्थान की सबसे ऊंची झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी? आपकी नक्की झील। अगर आपके प्रश्न आ जाएगी बताओ राजस्थान की सबसे नीची झील, राजस्थान की सबसे नीची झील, राजस्थान की सबसे नीची झील, तो भाई साहब ये कौन सी? आपकी तलवाड़ा झील। कौन सी झील? यानी तलवाड़ा झील। और ये तलवाड़ा झील भाई साहब आपकी किस जिले में है? तो भाई साहब ये आपका कौन सा जिला? ये हो गया भाई साहब आपका कौन सा? हनुमानगढ़। कौन सा?
हनुमानगढ़ के अंदर। अब यही से बात करें प्यारे मित्रों कि ये जो आपकी तलवाड़ा झील है ये किस नदी के ऊपर है, तो भाई साहब ये कौन सी आपकी घग्गर नदी, घग्गर नदी, ये इसे बोलते हो सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती नदी। या इसे बोलते हो भाई साहब आपकी कौन सी? द्वेषवती नदी। कौन सी? द्वेषवती नदी। और बात करें किस घग्गर नदी का? राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र। किसमें? राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र। ये कहलाता है भाई साहब आपका नाली। क्या कहलाता है? नाली। क्या कहलाता है? नाली। जबकि इसी भाई साहब घग्गर नदी का पाकिस्तान में प्रवाह क्षेत्र। किसमें? पाकिस्तान में प्रवाह क्षेत्र। और ये कहलाता है भाई साहब आपका हकरा। क्या कहलाता है? हकरा कहलाता है। और बात करें कि इसी घग्गर नदी पे भाई साहब आपकी सभ्यता स्थित है। इस सभ्यता का नाम आपके कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। और बात कर लो भाई साहब पीलीबंगा सभ्यता। कौन सी? पीलीबंगा सभ्यता। और भाई साहब ये सभ्यता आपकी कहां पे स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। अब यही से बात करें कि भाई साहब आपकी जो मेणा जनजाति, कौन सी? मेणा जनजाति, इसे माना जाता है राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति। ओके। और बात करें कि मेणा आपके मेन भगवान को अपना भाई साहब आदि पुरुष मानते हैं। और ऐसा मानते हैं प्यारे मित्रों कि मेणाओं का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मछली। क्या होता है? मछली होता है। और बात करें कि मेणाओं का पवित्र ग्रंथ आपके कौन सा? मीन पुराण, जिसके लेखक आपके कौन से? संत मगन मुनि सागर। संत मगन मुनि सागर के अनुसार मेणाओं की कुल आपके भाई साहब कितनी? 5200 खापे मानी गई है। जबकि मेणाओं की सामान्यता कितनी होती है? यानी भाई साहब आपके मेणाओं की सामान्यता 24 खापे मानी गई है। इसके अलावा बात करें प्यारे मित्रों कि आपके 1930 के अंदर जयपुर रियासत ने भाई साहब एक आपके जयपुर रियासत के अंदर एक कानून लगाया जिसका नाम था जराइम पेशा कानून। कौन सा? जराइम पेशा कानून। इसके अंदर क्या था कि मेणा जनजाति के जितने भी वैसा महिला पुरुष है जिनकी उम्र आपके 25 वर्ष से अधिक है, इनको रेगुलर भाई साहब नजदीकी थाने में जाके हाजिरी देनी पड़ेगी। इसके अलावा इनके जो भाई साहब 15 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनकी जानकारी किसमें देनी पड़ेगी? यानी थाने के अंदर देनी पड़ेगी। फिर आपके ठक्कर बापा है, इन्होंने भाई साहब जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। और पत्र लिखवाने के बाद में फिर भाई साहब इस जराइम पेशा कानून को समाप्त किया गया। और यह कानून पूर्णतः 1952 में समाप्त हुआ। तो इस प्रकार करके आपकी मुख्यतः जानकारी किसके बारे में? मेणा जनजाति के बारे में। अब यहीं से बात करें प्यारे मित्रों कि अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जो जनजातियां हैं तो सर्वाधिक कौन सी? मेणा। इसके बाद में भील, भीलों के बाद में कौन सी? गरासिया। कौन सी है? गरासिया। बात करें प्यारे मित्रों कि राजस्थान में कुल जनजातियां, राजस्थान में कुल जनजातियां तो भाई साहब ये पाई जाती है आपके कितनी? 12 जनजातियां। कितनी? 12 जनजातियां राजस्थान के अंदर कुल जनजातियां पाई जाती है। ठीक है। अब बात करें प्यारे मित्रों कि इन आपके जनजातियों द्वारा आपके जो किसान आंदोलन किए गए थे वो किस प्रकार किए गए, कौन कौन से किए गए, कहां पे नेता कौन थे, तो चले मित्रों कंप्लीट बात अपन यहां पे करने वाले। तो प्यारे साथियों यहां से अपन सबसे पहले बात करें कि भाई साहब आपके राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन, तो इस पे भाई साहब सबसे पहली बात आ जाओ 1853। घटना कब की है? 1853 में। और भाई साहब मेवाड़ रियासत के अंदर। इसमें मेवाड़ रियासत में। और यहाँ के आपके जो शासक थे वो भाई साहब महाराणा आपके स्वरूप सिंह। कौन से? महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने, स्वरूप सिंह ने, किसने? स्वरूप सिंह ने मेवाड़ रियासत में, किसमें? मेवाड़ रियासत में, मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा को, किस प्रथा को? डाकण प्रथा को समाप्त कर दिया। डाकण प्रथा पर समाप्त तो क्या ही है? रोक लगा दी भाई साहब। क्या लगा दी? रोक लगा दी थी। अब यहां से बात करें कि इन जनजातियों का जो भाई साहब अपने सबसे पहला अपन जो भाई साहब आंदोलन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई साहब आपके कौन सा? भगत किसान आंदोलन या लसाड़िया किसान आंदोलन। कौन सा? भगत या लसाड़िया किसान आंदोलन। कौन सा? लसाड़िया किसान आंदोलन। चलिए बात करते हैं भाई इसके बारे में। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? देखो मेरे मित्रों, भगत या लसाड़िया किसान आंदोलन, सबसे मोटी बात देखो इसमें कि ये जो आपका आंदोलन हुआ भगत या लसाड़िया किसान आंदोलन, तो भाई साहब इसके प्रणेता कौन थे? गोविंद गिरी। कौन थे? गोविंद गिरी। तो बात कर लो भाई साहब इसके प्रणेता, यानी इसको चलाने वाले कौन थे? गोविंद गिरी।
और एक बार प्रश्न आया कि बताओ गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ भाई साहब, जन्म, ये जन्म आपके कहां पे हुआ? तो भाई साहब ये हुआ आपके आपके बासिया गांव में। कौन से गांव में? बासिया गांव के अंदर। और एक बार प्रश्न आया कि बताओ गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ? ठीक है, बासिया गांव पड़ता है भाई साहब आपके डूंगरपुर में। किसमें पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर। और भाई साहब इनका जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में? बंजारा परिवार में। बहुत तगड़ी वाली बात है भाई साहब, किस परिवार में हुआ? बंजारा परिवार में भाई साहब इनका जन्म हुआ था। और बात करें इनके बारे में तो भाई साहब बंजारा परिवार में जन्म हो गया। इसके बाद में इन्होंने जो आंदोलन चलाया तो इन्होंने बहुत सारे नेताओं को भाई साहब आमंत्रित किया। नेताओं को बोला कि भाई साहब अपने लिए आंदोलन चल रहा है, अपनी जनता के लिए चल रहा है, तो कम से कम अपन को भाई साहब मेन नेताओं को तो इस आंदोलन के अंदर आना चाहिए। तो इसमें अन्य नेता कौन कौन से भाई साहब आपके? एक तो भाई साहब मुख्य तो कौन से हो गए आपके? गोविंद गिरी जी, गोविंद गिरी जी, ठीक है। इनके अलावा इनके सहयोगी थे भाई साहब सुरजी भगत। कौन से? सुरजी भगत, सुरजी भगत। इसके अलावा और नेता थे भाई साहब गोपपालिया। कौन से? गोपपालिया, गोपपालिया। इसके अलावा भाई साहब एक नेता और थे जिनका नाम था भाई साहब कौन सा? पुंजाधीर जी। क्या नाम था? पुंजाधीर जी, पुंजाधीर जी। तो चलिए याद कीजिए नेताओं में भाई साहब कौन से आपके? गोविंद गिरी, सुरजी भगत, गोपपालिया, पुंजाधीर जी, ये इसके नेता हो गए। अब आ जाओ कि गुरुजी बताइए ये जो अपना भगत या लसाड़िया किसान आंदोलन हुआ ये किस क्षेत्र में हुआ? तो भाई साहब इसका क्षेत्र पड़ता आपके कौन सा? वागड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? वागड़ क्षेत्र। और वागड़ क्षेत्र में भाई साहब आपके जिले आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन से आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा भाई साहब आपके किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं आपके भाई साहब वागड़ क्षेत्र में। किसमें? वागड़ क्षेत्र के अंदर। अब यही से और बात करें भाई साहब, महत्वपूर्ण बात है, तो यहाँ पे इस आंदोलन को भाई साहब आपके संगठित करने के लिए, इस भगत आंदोलन या लसाड़िया किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए, क्या करने के लिए? संगठित करने के लिए तो भाई साहब आपकी एक सभा का गठन किया गया। किसका? एक सभा का गठन किया गया। और इस सभा का नाम था भाई साहब आपके संप सभा। कौन सी सभा? संप सभा। बात करें कि संप सभा, कौन सी सभा? संप सभा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संप सभा के भाई साहब आपके संस्थापक कौन है? संस्थापक, तो संस्थापक है भाई साहब आपके कौन से? गोविंद गिरी। कौन है? गोविंद गिरी। अब यही से बात करें कि इसकी भाई साहब स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1883 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1883 ईस्वी के अंदर। और हुई कहां पे थी? स्थान कौन सा है? तो भाई साहब इसका स्थान है सिरोही। कौन सा है? सिरोही। तो याद करो मेरे साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और प्रश्न यहां से लगभग हर बार बनता है कि कौन सी सभा? संप सभा। संस्थापक कौन है? गोविंद गिरी। स्थापना कब हुई? 1883 में। कहां पर हुई? सिरोही के अंदर। कहां पे हुई? सिरोही के अंदर। अब यहीं से बात करें भाई साहब कि ये जो आपकी संप सभा है, इस संप सभा का भाई साहब प्रथम अधिवेशन कौन सा? प्रथम अधिवेशन। तो बात कर लो भाई साहब संप सभा का प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन। और ये हुआ भाई साहब आपके कब? 1903 के अंदर। कब हुआ? 1903 ईस्वी में। और हुआ कहां पे आपका? मानगढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मानगढ़ पहाड़ी। और ये मानगढ़ पहाड़ी पड़ती है भाई साहब आपकी बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा के अंदर। यानी बात करें कि इस संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 1903 में। और कहां पे हुआ? मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में। लेकिन 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 प्यारे मित्रों ये प्रथम अधिवेशन इनका सफल नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? सफल नहीं हो पाता। फिर इधर देखो इस संप सभा की भाई साहब अगली एक्टिविटी देखो आप। इसी संप सभा ने फिर आपके क्या किया भाई साहब आपके 1910 में, 1910 में फिर इसका अपना अधिवेशन किया। क्या किया? अधिवेशन किया इस संप सभा का। और इस अधिवेशन के अंदर संप सभा द्वारा भाई साहब इन भील लोगों के आपके भाई साहब कितनी? 33 मांगे रखी 1910 में। कितनी? यानी भील आपके जितने भी भील लोग थे इनकी 33 मांगे सरकार के सामने रखी। 33 मांगे किसके सामने रखी? सरकार के सामने रखी, सामने रखी। लेकिन प्यारे मित्रों सरकार ने इन मांगों को नहीं माना। सरकार ने इन मांगों को नहीं माना। अब जब भाई साहब मांगों को नहीं माना तो पुनः वापस भाई साहब किसका आपके अधिवेशन होगा? इस संप सभा का अधिवेशन। किसका? संप सभा का अधिवेशन। और घटना है भाई साहब 17 नवंबर 1913 की। कब की है?
17 नवंबर 1913। और इस समय भाई साहब वापस आपके क्या होता है, यानी संप सभा का अधिवेशन। क्या होता है? संप सभा का अधिवेशन। और ये भाई साहब आपका जो अधिवेशन हुआ ये कहां पर हुआ? तो इसका भाई साहब स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान है मानगढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मानगढ़ पहाड़ी। और ये भाई साहब आपके किस जिले में? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। अब बात करें प्यारे मित्रों कि जब आपके मानगढ़ पहाड़ी का अधिवेशन चल रहा था, इस समय भाई साहब आपके कौन से सरकार के लोग आ गए? कौन आ गए? सरकार के लोग आ गए। और इन्होंने बोला कि भाई साहब इस अधिवेशन को आपके को यहीं पे खत्म करो। क्या करो? अधिवेशन को आगे मत बढ़ाओ। और प्यारे मित्रों जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपको भाई साहब टू द सारी बातें, जितने भी पॉइंट आपके जितने महत्वपूर्ण बन सकते हैं और जहां जहां से आपके प्रश्न आने की 101% संभावना है, उन सभी मुद्दों पर अपने यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। लेकिन अपन इर्द गिर्द की फालतू बातें भाई साहब कतई नहीं करेंगे, क्योंकि न तो मेरे पास इतना समय है कि भाई साहब यहाँ पे आपके सामने आके और फालतू बात करो, और न प्यारे मित्रों आपके जीवन में इतना समय है कि भाई साहब यहाँ पे आप आके और भाई साहब अपना टाइम वेस्ट करो। ठीक है, तो बिल्कुल भाई साहब कंटेंट बेस अपन बात करने वाले हैं और बिल्कुल आपके सटीक बातें यहाँ पे होने वाली। तो आ जाओ वापस से। अब जैसे भाई साहब सरकार के लोग आ गए तो उन्होंने मना किया कि अधिवेशन को रोको, लेकिन यहाँ के किसानों ने बात नहीं मानी। फिर भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी यहाँ पे हो जाती है गोलीबारी। क्या हो जाती है? गोलीबारी। और इस गोलीबारी में प्यारे मित्रों आपके 1500 प्लस, कितने? 1500 प्लस भील लोग क्या हो गए? शहीद हो गए। क्या हो गए? 1500 प्लस भील लोग क्या हो गए? शहीद हो गए। इसलिए भाई साहब इस संप सभा आपके 17 नवंबर 1913 वाली घटना को, इसका एक उपनाम है, और उपनाम क्या है? इसको बोलते हैं भाई साहब राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या बोलते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा कहलाता है, तो आपके 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। इसे क्या बोलते हैं? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूं मेरे मित्रों कि ये इतनी बातें आपकी खोपड़ी में बैठ गई होगी। देखना बातें किस प्रकार की है कि अपने बात चल रही है राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन। 1853 में मेवाड़ रियासत के जो महाराणा स्वरूप सिंह थे, इन्होंने मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा पर रोक लगा दी। फिर अपन ने पहला आपका किसान आंदोलन शुरू किया, कौन सा? भगत या लसाड़िया किसान आंदोलन। इसके प्रणेता कौन है? गोविंद गिरी। जन्म कहां पे होता? बासिया गांव डूंगरपुर। किस परिवार में? बंजारा परिवार में। और नेता कौन कौन है? गोविंद गिरी, सुरजी भगत, गोबपालिया, पुंजादीर जी। बात करें कि भाई सब क्षेत्र कौन सा? वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र में जिले कौन से आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस आंदोलन को संगठित करने के लिए भाई साहब सभा आपकी संस्था बनी, कौन सी? संप सभा। कौन सी? संप सभा। संप सभा के संस्थापक कौन है? गोविंद गिरी। स्थापना कब हुई? 1883 में। स्थान कौन सा? सिरोही। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1903 में। कौन सी पहाड़ी पे हुआ? मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में। और 1910 में पुनः भाई साहब आपके अधिवेशन हुआ और कितनी मांगे रखी? 33 मांगे। लेकिन सरकार द्वारा इन मांगों को नहीं माना गया। फिर वापस पुनः भाई साहब आपके 17 नवंबर 1913 को संप सभा का अधिवेशन हुआ। किस स्थान पे हुआ? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। और इसमें सरकार द्वारा गोलीबारी कर दी गई और कितने भील लोग शहीद हो गए? 1500 प्लस भील लोग शहीद हो गए। और इस घटना का नाम भाई साहब आपके क्या है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका उपनाम क्या मिलता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस घटना को किस नाम से जानते हैं? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। तो प्यारे मित्रों आशा और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। तो प्यारे साथियों अपने एक छोटी सी घटना चल रही थी, तो बात कर ली थी अपन ने कौन सी, कि भाई साहब राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कौन सा कहलाता आपके? मानगढ़ पहाड़ी। कौन सा? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। और ये कहां पे हुआ था भाई साहब आपका? ये हुआ था भाई साहब आपके बांसवाड़ा में। किसमें हुआ? बांसवाड़ा में। कब हुआ? 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 के अंदर। ठीक है, अगली विशेष बात करें यहां से, अगर प्रश्न बन जाए कि बताओ राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में दोहरी डायरसाई, तो भाई साहब ये किस घटना को बोला जाता है? ये बोला जाता है आपके किसको? नीमू चना हत्याकांड को। किसको?
नेमुचौड़ा हत्याकांड। और भाई साहब ये हत्याकांड आपका कहां पे हुआ था? अलवर के अंदर। किसके अंदर? अलवर के अंदर हुआ था आपका नेमुचौड़ा हत्याकांड। और इसमें जो फायरिंग करने वाला था, क्या करने वाला? फायरिंग करने वाला, इसका नाम था छाजू सिंह। क्या नाम था? छाजू सिंह। और इस छाजू सिंह को बोलते हैं राजस्थान का जनरल डायर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का जनरल डायर बोला जाता है। ओके, अब यहीं से बात करें भाई साहब आपके कि बताइए प्यारे मित्रों, ये जो आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना चल रही है, कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाग हत्याकांड, तो ये हुआ कब था? तो हुआ था प्यारे मित्रों 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और हुआ कहां पे था? तो भाई साहब ये हुआ था अमृतसर पंजाब में। कहां पर हुआ था? अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था। अमृतसर पंजाब के अंदर। और बात करें प्यारे मित्रों कि ये जो आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था ना, तो यहाँ पे भाई साहब गोलीबारी किसने की थी? फायरिंग किसने की थी? तो गोलीबारी की थी भाई साहब जनरल डायर ने। किसने की थी? जनरल डायर ने। और अगली बात करें प्यारे मित्रों कि अगर आपके प्रश्न बन जाए कि बताइए कि भाई साहब दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको बोलते हैं? दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो भाई साहब ये दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है आपके किसको? ये भाई साहब आपके नेमड़ा हत्याकांड को। किसको? नेमड़ा हत्याकांड को। नेमड़ा हत्याकांड। और बात करें कि नेमड़ा हत्याकांड हुआ था भाई साहब आपके कहां पे? विजयनगर गुजरात में। कहां पर हुआ था? विजयनगर गुजरात के अंदर। कमेंट करके बताना प्यारे मित्रों कि नेमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? नेमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? और इधर जो भाई साहब नेमुचौड़ा हत्याकांड है ना, ये कब हुआ था? ये दो होमवर्क के भाई साहब आपके प्रश्न है। तो इतनी बातें आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। तो चलिए मित्रों बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे मित्रों जैसे ही आपके भाई साहब इस भगत या लसाड़े किसान आंदोलन के अंदर आपके कांड हुआ, क्या हुआ? कांड हुआ मानगढ़ पहाड़ी वाला कांड। इसके बाद में भाई साहब आपके गोविंद गिरी को, किसको? गोविंद गिरी को भाई साहब पुलिस द्वारा क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद में भाई साहब 10 साल जेल में रखा। कितने साल? 10 साल जेल में रखा। वो जेल में रखने के बाद में भाई साहब फिर इनको रिहा किया गया। तो रिहा होने के बाद में भाई साहब ये कहां पे चले गए? गुजरात में चले गए। कहां पे चले गए? गुजरात में चले गए। और ऐसा मानते हैं कि भाई साहब गुजरात में किस जगह पे रहे? तो भाई साहब कंबोई नामक स्थान पे। कौन से स्थान पे? कंबोई नामक जो छोटा मोटा गांव है, स्थान है, यहाँ पे भाई साहब कौन निवास करने लगे जीवन के अंतिम दिनों में? गोविंद गिरी। कौन रहने लगे? गोविंद गिरी। और बात करें कि भाई साहब यहीं पे ऐसा भी मिलता है कि यहाँ पे भाई साहब एक झालोद गांव, कौन सा? यानी कंबोई या झालोद। और झालोद आपका कहां पे पड़ता है? पंचमहल गुजरात में। किसमें? पंचमहल गुजरात के अंदर पड़ता है। तो प्यारे मित्रों यहां पे इन्होंने क्या किया? अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। और इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में, कौन से दिनों में? जीवन के अंतिम दिनों में भाई साहब अपना प्रतीक किसको बनाया? तो अपना प्रतीक बनाया सफेद झंडा को। किसको? सफेद झंडा को। और भाई साहब ये बोलने लगे कि भाई साहब मैं तो किसका प्रतीक हूं? शांति का प्रतीक। किसका? मैं तो प्रचार प्रसार ही किसका करने आया हूं? शांति का प्रचार प्रसार। ठीक है, इस प्रकार का भाई साहब पूरा मैटर आपके किसमें मिलता है? ये मिलता है भाई साहब आपके किसमें? आपके आपके किसमें? भगत या लसाड़िया किसान आंदोलन के अंदर। अब यही से बात करें कि इसी गोविंद गिरी से मिलता जुलता एक नाम और आता है, और वो नाम आता है भाई साहब आपके कौन सा? गोविंद गुरु। कौन से? गोविंद गुरु। ये प्रश्न आपके जहन में आया होगा कि गोविंद गिरी कौन है, गोविंद गुरु कौन है। तो बात करें प्यारे मित्रों गोविंद गुरु कौन आपके? ये सिखों के 10वें गुरु है। कौन से? सिखों के 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु कौन से आपके? गोविंद गुरु। अब यहीं से बात करें प्यारे मित्रों कि कर आता आपके कौन सा? बोलाई कर। कौन सा? बोलाई कर। तो बताइए प्यारे मित्रों बोलाई कर किसको बोलते हैं? तो भीलों द्वारा। किनके द्वारा? भीलों द्वारा जो भाई साहब आपके व्यक्ति विशेष होते हैं, इनके भाई साहब माल व यात्रियों को ढोने का जो कर होता है ये क्या कहलाता है? बोलाई कर। यानी बात करें कि भीलों द्वारा, भीलों द्वारा यात्रियों यात्रियों व माल माल पहुंचाने का कर, पहुंचाने का कर, ये क्या कहलाता है भाई साहब आपके? बोलाई कर। कौन सा? बोलाई कर। ये प्रश्न भी भाई साहब एक बार आपके आ रखा है। तो प्यारे मित्रों अपन ने कौन सा देख लिया? आपके भगत या लसाड़ी किसान आंदोलन। अब बढ़ते भाई साहब भीलों के अगले आंदोलन में। तो मेरे साथियों यहीं से अगला जो अपना दूसरा किसान आंदोलन आता है भीलों का, और ये आता है भाई साहब आपके कौन सा?
एकी या बोमट भील आंदोलन, एकी या बोमट भील आंदोलन, एकी या भोमट भील आंदोलन। चलिए बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी प्यारे मित्रों, 1921 के अंदर। कब हुई? 1921 में। तो बात कर ले भाई साहब इसकी शुरुआत हुई 1921 में। और इसके जो भाई साहब चलाने वाले संस्थापक है, जो इसको चलाने वाले थे, वो भाई साहब आपके कौन? तो इसके भाई साहब प्रणेता ये आपके कौन से? मोतीलाल तेजावत। कौन से? मोतीलाल तेजावत। ठीक है। और बात करें भाई साहब कि ये जो मोतीलाल तेजावत है, इनका भाई साहब संबंध कहां से आता है? तो कोल्यारी गांव से। किस गांव से? कोल्यारी गांव से। तो इनका संबंध कहां से आता है प्यारे मित्रों? तो संबंध आता है भाई साहब आपके किस गांव से? कोल्यारी गांव से। कोल्यारी गांव। और ये कोल्यारी गांव पड़ता है आपके भाई साहब कहां पे? झाडोल के अंदर। किसमें पड़ता है? झाडोल के अंदर आपके कौन सा? कोल्यारी गांव पड़ता है। और भाई साहब ये कौन थे? ये जैन थे। ये भाई साहब आपके कौन थे? बणिया, यानी जैन थे। और बात करें कि भाई साहब ये जो आपके एकी आंदोलन था, इसका क्षेत्र कौन सा है? तो इसका क्षेत्र है भाई साहब आपके कौन सा? उदयपुर व सिरोही वाला क्षेत्र। कौन सा? उदयपुर व सिरोही वाला क्षेत्र। अब यहां से बात करें कि भाई साहब उदयपुर के अंदर आपके कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी तहसीलें आ रही है, तो यहां से बात करें भाई साहब, एक तो आपकी कौन सी? गोगुंदा। एक कौन सी भाई साहब आपके? झाडोल। एक कौन सा भाई साहब आपके? कोटड़ा। कौन सा? कोटड़ा। ये जो आपके भाई साहब कौन सा? भील बाहुल्य क्षेत्र है, इसके अंदर भाई साहब ये आपका कौन सा? एकी या भोमट भील आंदोलन चला था। अब यहीं से बात करें भाई साहब कि इस एकी या भोमट भील आंदोलन का प्रारंभ कहां से माना जाता है? तो भाई साहब ये प्रारंभ माना जाता है आपके कहां से? झाडोल से। कहां से? झाडोल। और अगर ऑप्शन में आपको झाडोल नहीं मिले तो भाई साहब ऑप्शन में मिल जाएगा मात्रकुंडिया। कौन सा स्थान? मात्रकुंडिया। और मात्रकुंडिया आपका कहां पे? रासमी। और रासमी कहां पे आपका? चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। ठीक है। अगर आपको भाई साहब झाडोल मिल गया तो अच्छी बात है, और झाडोल अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा, अगर देखना आपके प्रश्न पूछा गया है कि बताओ एकी या भोमट आपके भील किसान आंदोलन किस जगह से शुरू हुआ, ऑप्शन में एक तो मिल गया झाडोल, एक मिल गया मात्रकुंडिया। इस कंडीशन में तो आप कौन सा करोगे? झाडोल। लेकिन अगर आपको झाडोल ऑप्शन में मिला ही नहीं, उस कंडीशन में क्या करोगे आप? मात्रकुंडिया, जो कहां पे पड़ता है? रासमी चित्तौड़गढ़। इस मात्रकुंडिया को बोलते हैं भाई साहब राजस्थान का हरिद्वार। क्या बोलते हैं? राजस्थान का हरिद्वार बोला जाता है। एक विशेष बात देखो इधर से कि भाई साहब आपके किन का? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। और ये कौन सा गला था भाई साहब आपके? बेणेश्वर धाम का मेला। कौन सा? बेणेश्वर धाम का मेला। बेणेश्वर धाम का मेला। और भाई साहब ये मेला कहां पे लगता है आपका? यह लगता है नवाटापुरा गांव। कौन सा? नवाटापुरा साबला डूंगरपुर में। नवाटापुरा साबला डूंगरपुर में। कब लगता है? तो भाई साहब ये लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को भाई साहब आपके बेणेश्वर मेला लगता है। और कितनी नदियों का त्रिवेणी होता है? तो 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम। कौन सी है? सोम, माही और कौन सी? जाखम। और बात करें कि भाई साहब किस संत से संबंधित है, तो संत आपके कौन से? संत मावजी। कौन से? संत मावजी। संत मावजी ने कौन सा संप्रदाय दिया? तो इन्होंने संप्रदाय दिया भाई साहब कौन सा? निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा? निष्कलंकी संप्रदाय। और भाई साहब इन संत मावजी ने अपना एक ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ का नाम है चौपड़ा। क्या नाम है? चौपड़ा। और इसी चौपड़ा ग्रंथ में भाई साहब आपके किसकी? तृतीय विश्व युद्ध की भाई साहब भविष्यवाणी हो रखी है। किसकी? तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी हो रखी है। और इन्हीं संत मावजी ने अपने जो उपदेश दिए थे, ये उपदेश दिए थे भाई साहब किस भाषा में? वागड़ी भाषा में। किस भाषा में? वागड़ी भाषा के अंदर। और जो तृतीय विश्व युद्ध की घोषणा की है ना, ये किसको लेकर होगा? पानी को लेकर। किसको? पानी को लेकर। तो आ जाइए, ये इधर आपने एक महत्वपूर्ण भाई साहब आपके बात क्लियर कर ली। आ जाओ इधर वापस। यानी एकी या भोमट भील आंदोलन है, इसका प्रारंभ कहां से? आपके झाडोल। और झाडोल ऑप्शन में नहीं हो तो मात्रकुंडिया आपको मिल जाएगा। अब बात करें कि भाई साहब आपके मोतीलाल तेजावत। कौन से? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। इनको बोलते हैं भाई साहब भीलों के मसीहा। उपनाम क्या है इनका? इनका उपनाम है भीलों के मसीहा।
भीलों के मसीहा। और इनका उपनाम है भाई साहब आपके कौन सा, बाऊजी। कौन सा, बाऊजी। आपको पता है कि जो आपके थोड़े एज में बड़े आदमी होते हैं उनके गांव में भाई साहब बाबूजी बाबूजी बोलते हैं, तो उसी आधार पर इनका उपनाम कौन सा, बाऊजी। और एक कौन सा, भीलों के मसीहा। कौन से, भीलों के मसीहा। अब यहीं से बात करें भाई कि मोतीलाल तेजावत जी ने, किसने, आपके मोतीलाल तेजावत जी ने भीलों के लिए, किनके लिए, भीलों के अधिकारों के लिए, भीलों के अधिकारों के लिए, अधिकारों के लिए भाई साहब मांगे रखी। क्या रखी, मांगे रखी। और मांगे रखी भाई साहब आपकी कितनी, 21 सूत्री मांगे। कितनी, 21 सूत्री मांगे रखी सरकार से। और भाई साहब इन्हीं 21 सूत्री मांगों को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं भाई साहब मेवाड़ पुकार। बहुत तगड़ी वाली बात भाई साहब, प्रश्न बहुत बार आ रखा है कि बताओ मेवाड़ पुकार किसे बोलते हैं, तो भाई साहब आपके मोतीलाल तेजावत ने भीलों के अधिकारों के लिए जो 21 सूत्री मांगे रखी थी, इसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ पुकार बोलते हैं। प्रश्न आ रखा है कि मेवाड़ पुकार भाई साहब, मेवाड़ पुकार किसके द्वारा की गई, तो मोतीलाल तेजावत द्वारा। किनके अधिकारों की मांगों के लिए, भीलों के अधिकारों के मांगों के लिए। कितनी मांगे थी, 21 मांगे थी। कितनी थी, 21 मांगे। अब यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी, और भाई साहब आपके यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आपके कौन सा, नीमड़ा हत्याकांड। इसमें कौन सा ध्यान में रखना आपको, नीमड़ा हत्याकांड। ओके, अब आपके समझ में नहीं आ रहा गुरुजी नीमड़ा हत्याकांड कौन सा आ गया अब नया, तो भाई साहब जो नीमड़ा के नीचे हुए ना हत्याकांड, उन्हें कही गया वो नीमड़ा हत्याकांड। ये घटना है 6 या 7 मार्च 1922 की। तो आपकी घटना कब की है, 6 मार्च 1922 की। हुई कहां पे थी, विजयनगर। कहां पे, विजयनगर। और विजयनगर कहां पे पड़ता है आपका, गुजरात में। गुजरात में, ठीक है। अब यहां पे मामला क्या हुआ था कि नीमड़ा के अंदर भाई साहब भील लोग, कौन से लोग, भील लोग कर रहे थे भाई साहब सभा। क्या कर रहे थे, सभा। इस सभा के ऊपर भाई साहब आपके पुलिस द्वारा, किसके द्वारा, पुलिस द्वारा क्या कर दी जाती है, पुलिस द्वारा भाई साहब फायरिंग कर दी जाती है। और इस फायरिंग के अंदर भाई साहब आपके कितने, 1200 प्लस, कितने, 1200 प्लस भील लोग क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो भाई साहब ये भी एक भीलों, आपके भीलों की महत्वपूर्ण घटना है। क्या घटना है कि आपके नीमड़ा हत्याकांड। और भाई साहब 6 मार्च 1922 को कहां पर हुआ, विजयनगर गुजरात में। भील लोग क्या कर रहे थे, सभा, और पुलिस द्वारा क्या कर दी, फायरिंग। इसमें भाई साहब आपके 1200 प्लस भील लोग क्या हो गए, शहीद। इसलिए भाई साहब इस नीमड़ा हत्याकांड का एक उपनाम मिलता है, इस हत्याकांड का उपनाम मिलता है। और उपनाम कौन सा है कि भाई साहब दूसरा, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड। और यहीं से भाई साहब अगर आपके मन में एक भी प्रश्न हो जलियांवाला बाग से संबंधित, कुछ भी एनी डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में भाई साहब आप कमेंट पास जरूर करना, ताकि प्यारे मित्रों बिल्कुल अपन आपके जितने भी सवाल है इनके आंसर करने के 101% भाई साहब क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए अब यहीं से करते हैं भाई साहब आगे बात। तो मेरे साथियों यहीं से इस एकी या भोमट भेल आंदोलन के अंदर एक महत्वपूर्ण बात आती है। और अंत में भाई साहब आपके जो कौन से, मोतीलाल तेजावत। कौन से, मोतीलाल तेजावत। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा ना, मोतीलाल तेजावत का पहले नाम आया था अपने कहां पे, यानी मारवाड़ में। किसमें, मारवाड़ में। मारवाड़ में किसान आंदोलन के प्रणेता, किसान आंदोलन के, किसान आंदोलन के प्रणेता। और ये भाई साहब आपके कौन से, मोतीलाल तेजावत वही है। इन्होंने क्या किया कि जीवन के भाई साहब अंतिम दिनों में जब इनको लग गया कि आंदोलन वादोलन करने में कोई पार पड़ेगी नहीं, तो इन्होंने भाई साहब कब, 3 जून 1922 को, कब, 3 जून 1922 को भाई साहब आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, अपने आप को भाई साहब सरकार के हवाले कर दिया। और आत्मसमर्पण भाई साहब, आत्मसमर्पण ये भाई साहब आपके कब किया, 3 जून 1922 को। और कहां पर किया, मेवाड़ रियासत के अंदर। किसके अंदर, मेवाड़ रियासत के अंदर भाई साहब आपके किसने, मोतीलाल तेजावत ने 3 जून 1922 को क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा बात करें एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, और वो बनता है मेवाड़ भील कोर। कौन सी, मेवाड़ भील कोर। भाई साहब पता नहीं कितनी बार इसका प्रश्न बन रखा है, मेवाड़ भील कोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं मेवाड़ भील कोर के बारे में। तो भाई साहब सबसे पहला प्रश्न कि मेवाड़ भील कोर की भाई साहब स्थापना कब हुई, तो ये हुई भाई साहब 1841 ईस्वी में। कब हुई, 1841 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न बनता है कि भाई साहब इसका मुख्यालय कहां पे है,
मुख्यालय, तो भाई साहब इसका मुख्यालय खेरवाड़ा में। कहां पर है? खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा कहां पे पड़ता है आपका? उदयपुर के अंदर। कहां पे? उदयपुर। अगला प्रश्न बनता है कि भाई साहब इसका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य, तो मुख्य कार्य था भीलों पर नियंत्रण करना। क्या करना? भीलों पर नियंत्रण करना। भीलों पर नियंत्रण करना। ठीक है। इसमें भाई साहब जो आपके रियासतें आती थी, आपकी सैनिक छावनियां आती थी, वो छावनियां कौन कौन सी? तो भाई साहब ये आपकी सैनिक छावनियां एक तो कौन सी आपकी, यानी खेरवाड़ा। कौन सी? खेरवाड़ा। एक भाई साहब आपकी कौन सी आती थी? तो अपन ने भी नाम लिया था भाई साहब आपकी कौन सी? कोटड़ा। कौन सी? कोटड़ा। यहाँ के भाई साहब आपके सैनिक थे। तो ये आपकी कौन सी हो गई? मेवाड़ भीलकोर स्थापना 1841 ईस्वी के अंदर, और मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में, और मुख्य कार्य क्या है? भीलों पर नियंत्रण करना। तो मेरे मित्रों, ये अपन ने देख लिया भाई साहब आपके भीलों के प्रमुख किसान आंदोलन। भील जनजाति के बाद में अब देखेंगे अपन किन के? मेणाओं की किसान आंदोलन। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। तो प्यारे मित्रों, यहां से अपन देखेंगे कि आपके जो राजस्थान की जनजाति किसान आंदोलन है, इनमें भीलों के बाद में नंबर 2 पे भाई साहब आपकी कौन सी आएगी? ये आएगी भाई साहब आपकी कौन सी? मेणा जनजाति। कौन सी? मेणा जनजाति के, मेणा जनजाति के किसान आंदोलन। मेणा जनजाति के आंदोलन। चलिए बात करते हैं प्यारे मित्रों मेणाओं के बारे में। तो भाई साहब ये जो आपके मेणा जनजाति, कौन सी? मेणा जनजाति, ये भाई साहब आपकी कौन सी? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली है। ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब मेणाओं ने किस प्रकार आपके आंदोलन किए। सबसे मुख्य बात कि मेणा ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सामान्यतः? दो प्रकार के, यानी एक तो आपके जमींदार मेणा। कौन से? जमींदार मेणा। और दूसरे आपके कौन से? चौकीदार मेणा। कौन से? चौकीदार मेणा। बात करें कि भाई साहब आपकी जो जमींदार मेणा है, इनका मुख्य कार्य क्या होता था? तो इनका कार्य होता था भाई साहब आपके पशुपालन, पशुपालन व कृषि कार्य। कौन सा? कृषि कार्य। यानी प्यारे मित्रों इनका मुख्य कार्य कौन सा? यानी आपके पशुपालन व कृषि कार्य किनके द्वारा? जमींदार मेणों द्वारा किया जाता। अगले आपके कौन से? चौकीदार मेणा। इनका मुख्य कार्य क्या था? तो इनका मुख्य कार्य था भाई साहब आपके चोरी करना। क्या करना? चोरी करना, डकैती करना। और इसके अलावा जो आपके राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजाओं के कर इकट्ठा करना। राजा महाराजाओं के कर इकट्ठा करना, यानी चौथ वसूली करना। यह काम किनका था भाई साहब? आपके चौकीदार मेणाओं का। अब बात करते हैं कि भाई साहब इनके द्वारा कौन कौन से क्या क्या मुख्य कार्य किए गए। ओके, तो यहां से सबसे पहली बात आती है भाई साहब मेणाओं के बारे में। तो सबसे पहली बात है मेरे मित्रों कि आपके 1924 में घटना कब की है? 1924 में भारत सरकार ने, किसने? भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार ने एक एक्ट लागू किया। इस एक्ट या कानून का नाम था यानी द क्रिमिनल द क्रिमिनल ट्राइब्स ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया। द क्रिमिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में आपराधिक जनजातियां। भारत में आपराधिक जनजातियां, यानी भारत में अपराध करने वाली जनजातियां कौन कौन सी है? तो भाई साहब इस भारत सरकार ने आपकी जो मेणा जनजाति है, इसको भी भाई साहब इसमें शामिल कर दिया। अब जैसे ही भारत सरकार ने मेणाओं को भाई साहब अपराधी घोषित किया कि भाई साहब मेणा तो बहुत बड़े खतरनाक वाले अपराधी है, तो इसके बाद में भाई साहब राजस्थान में बात करें तो आपकी रियासत आती है कौन सी? जयपुर रियासत। कौन सी? जयपुर रियासत। इस जयपुर रियासत ने क्या किया भाई साहब आपके 1930 में? कब? 1930 में एक नया एक्ट लागू किया, और इस एक्ट का नाम था भाई साहब आपके कौन सा? जराइम पेशा एक्ट। कौन सा? जराइम पेशा कानून। कौन सा कानून? जराइम पेशा कानून। अब इसके तहत क्या था कि भाई साहब जितने भी मेणा लोग भाई साहब क्या है? अपराधी है, चोरी करने वाले। अब बेचारा खड़ा भाई साहब जिम्बा भी जाओ खड़ा भी नुकता मन खटा भाई साहब, ब्याह शादी मन खटा भाई साहब, कोई की चपला भी चोरी होगी तो माता कौन का वो मेणा के भाई साहब चोरी कौन कर ले गया मीणो। तो भाई साहब बेचारा अतरा ज्यादा परेशान हो गया यो कानून लगाए बाद में कि मेणा भाई साहब आपके आंदोलन पे उतरने के लिए आपके क्या हो गए? एग्री हो गए। तो इसमें बात करें कि जराइम पेशा कानून में हुआ क्या था, तो भाई साहब इस जराइम पेशा कानून के अंदर यानी जो भी मेणा जनजाति के लोग, जो भी मेणा जनजाति के लोग
जनजाति के लोग जिनकी उम्र कितनी थी भाई साहब, जो भी मीणा जनजाति के लोग और जिनकी उम्र है भाई साहब कितनी, 25 वर्ष से अधिक, 25 वर्ष से अधिक, इनको भाई साहब क्या करना पड़ेगा, इनको रोजाना, प्रतिदिन, रोजाना नजदीकी थाने में, रोजाना नजदीकी थाने में क्या देनी पड़ेगी, नजदीकी थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, हाजिरी देनी पड़ेगी। अब भाई साहब मामला बहुत भारी। अब भाई साहब आका तनोड़ी हाजिरे बराबर जाओ कन गरा चोरा चोरे रोड टुकड़ा बनाओ। अब भाई साहब सारा मीणा कंफ्यूज हो गया घटा कि भाई साहब लोग लुगाए दोनों भाई साहब खड़े जा रहे रोजी ने लैंड लाग रहा भाई साहब हाजिरे बराबर में कि हाजर 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 राम पैरी सीता गीता सब आगे हुए। अब समस्या क्या हुआ है कि भाई साहब सरकार को थोड़े दिन बाद में लगा जयपुर वालों को कि जब भाई साहब ये 25 वर्ष के ऊपर वाले यहाँ पे अपने हाजिरी भरवाने आ रहे हैं तो इनके घर में जो भी इनके टाबर बैठे हैं, जो संतानें बैठी है 15 साल से लेकर 25 साल तक, भाई साहब चोरी करने तो वो भी जा सकती है। तो भाई साहब फिर इनके ऊपर एक पाबंदी और लगाई कि आपके घर के अंदर जो भी आपकी संतानें, जो भी आपकी जो संतानें हैं, यदि ये 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र के हैं तो भाई साहब इनकी रेगुलर आपको हाजिरी भरवाने नहीं लाना, लेकिन इनकी भाई साहब आपको जानकारी थाने में देनी पड़ेगी। जानकारी किस में देनी पड़ेगी, थाने में देनी पड़ेगी। अब भापड़ा घड़ा परेशान हो गया भाई साहब मेरा कि करा तो भाई भाई साहब सुबह लेर शाम तक भाई साहब न तो टेम का ढंड हो, न पानी पानी हो, न खेत जानी हो, न भाई साहब गड़ी बुआ जी फूफा जी को काम पड़ जाए उठी जानी आ रही। तो भाई साहब समस्या समस्या। तो फिर भाई साहब एक व्यक्ति आया जिसका नाम था ठक्कर बापा। क्या नाम था, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने सभी मीणाओं को एक जगह इकट्ठा किया और इनको पूछा कि भाई साहब मेन समस्या बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है। तो मीणाओं ने बताया कि भाई साहब हमारे ऊपर से तो इस जराइम पेशा कानून को हटवा दो, सबसे बड़ा भाई साहब ये काला कानून यही है हमारे लिए। तो भाई साहब फिर ठक्कर बापा ने भाई साहब क्या किया, जयपुर के प्रधानमंत्री, जयपुर के प्रधानमंत्री, और इन प्रधानमंत्री का नाम था भाई साहब कौन से, मिर्जा इस्माइल। कौन से, मिर्जा इस्माइल। तो मिर्जा इस्माइल जी को भाई साहब क्या लिखा, पत्र लिखा, लेटर लिखा, और पत्र लिख के बोला कि मिर्जा इस्माइल जी स्माइल देना बंद करो। भाई साहब ये जो मीणा जनजाति के लोग अगर आंदोलन पे आ गए ना तो ये सीधे भाई साहब आपका जो भी शासन चल रहा है इसको तहस नहस करके, और जो भाई साहब आपके पटरिया लगी हुई आसपास में इनको उखाड़ देंगे। बहुत खतरनाक वाले लोग हैं मीणा लोग। तो आप एक काम करो कि जराइम पेशा कानून को समाप्त कर दो ताकि आपकी सरकार भी सुचारू रूप से चलती रहे। फिर इसके बाद में भाई साहब इस पूरी घटना को भाई साहब आपके मिर्जा इस्माइल के कहने पे इधर जयपुर रियासत में भाई साहब आपके जोरों शोरों से लिया गया। फिर इसे समाप्त करने की घोषणा की गई, जराइम पेशा कानून को क्या करने, समाप्त करने की घोषणा की गई। और बात करें प्यारे मित्रों कि अपने राजस्थान का ऐसा सीन है कि कोई भी काम यदि आगे से पास होता है तो भाई साहब 5 साल पहले को काम सरकार जावन है, सरपंच पाचो जाओ जिदे काम हो, और कोई 50 लाख को काम आए तो भाई साहब गांव तक आता क्षण तो 5 लाख को काम हो। तो ऐसे मामला इधर हो, यहाँ पे समाप्त होने की घोषणा हो गई। और भाई साहब पूर्णतः ये जो आपका जराइम पेशा कानून, कौन सा, जराइम पेशा कानून है, जराइम पेशा कानून, ये भाई साहब आपका पूर्णतः समाप्त कब हुआ, ये भाई साहब आपका पूर्णतः समाप्त हुआ 1952 में। कब हुआ, 1952 में। तो प्यारे मित्रों यहां से बात करें कि जराइम पेशा कानून को समाप्त करवाने वाले सहयोगी, इनमें भाई साहब एक तो आपका कौन सा, हीरा लाल शास्त्री। कौन से, हीरा लाल जी थे, हीरा लाल शास्त्री जी। और एक और व्यक्ति थे भाई साहब आपके कौन से, टीकाराम पालीवाल जी। कौन से, टीकाराम पालीवाल जी। इन दोनों के प्रयासों से भाई साहब आपके ये कौन सा जराइम पेशा कानून पूर्णतः क्या हुआ, समाप्त हुआ। और पत्र किसने लिखा, ठक्कर बापा ने। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि ये कंप्लीट जानकारी आपको समझ आ गई होगी। यानी बात इस प्रकार की है कि मीणा जनजाति किसान आंदोलन, मीणा 2 प्रकार के, जमींदार और चौकीदार। और 1924 में भारत सरकार ने द क्रिमिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया जिसमें मीणाओं को शामिल किया गया। जयपुर रियासत ने 1930 में, कब, 1930 में जराइम पेशा कानून लागू किया। और इसमें भाई साहब 25 वर्ष से अधिक महिला पुरुषों को रोजाना नजदीकी थाने में हाजिरी देने जाना पड़ेगा। इनकी जो भी संतानें 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक है इनकी जानकारी देनी पड़ेगी। फिर ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा और भाई साहब फिर 1952 में पूर्णतः समाप्त हुआ। और भाई साहब फिर आपके सहयोगी कौन कौन, हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल आपकी बातें खोपड़ी में बैठ गई होगी।
अब यहां से सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहां से भाई साहब आपके सीधे हूबहू एग्जाम पेपर में ऐसे कैसे प्रश्न उठते हैं या छपते हैं। तो चले मित्रों बात करते हैं। सबसे पहले आपकी घटना आती है मेणाओं के अंदर 1933 वाली। और 1933 के अंदर क्या हुआ था भाई साहब आपके, कि मेणा क्षेत्रीय महासभा का गठन। किसका? मेणा क्षेत्रीय, नोट्स बनाते रहना प्यारे मित्रों ना। मेणा क्षेत्रीय महासभा का गठन, मेणा क्षेत्रीय महासभा का गठन। और गठन कब हुआ आपके? 1933 में। इसके भाई साहब 10 साल बाद में घटना है 1944। कौन सी? 1944। और इसके अंदर भाई साहब आपके सबसे महत्वपूर्ण मोटा काम क्या हुआ, कि भाई साहब नीम का थाना सम्मेलन हुआ। कौन सा हुआ? 1944 में नीम का थाना सम्मेलन। और ये किस जिले में हुआ? तो भाई साहब इसका जिला आपके कौन सा? ये जिला हो गया इसका नीम का थाना। वर्तमान में क्या बन चुका है? जिला बन चुका है नीम का थाना। इसी नीम का थाना के अंदर आपकी सभ्यता गणेश्वर सभ्यता, जिसको बोलते ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ठीक है। अब बात करें पहले मित्रों, नीम का थाना सम्मेलन हुआ, इसके आयोजनकर्ता कौन थे? तो भाई साहब आयोजनकर्ता थे आपके कौन से? संत मगन मुनि सागर। कौन से? संत मगन मुनि सागर। संत मगन मुनि सागर। बात करें कि संत मगन मुनि सागर ने भाई साहब आपके ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का नाम है मीन पुराण। कौन सा है? मीन पुराण। और बात करें प्यारे मित्रों, ये जो मीन पुराण है, ये भाई साहब आपके संत मगन मुनि का आपके क्या है? मगन मुनि सागर जी का ग्रंथ है। और बात करें प्यारे मित्रों, इसमें मेणाओं की कुल, किनकी? मेणाओं की, इस ग्रंथ में मेणाओं की कुल 5200 खापे बताई गई है। कितनी? 5200 खापे। खापे यानी गोत्र, गोत्र बताई गई है, बताई गई है। इसके अलावा बात करें कि सामान्यतः मेणाओं की कितनी गोत्र होती है? तो सामान्यतः वैसा मेणाओं की 24 खापे होती है। कितनी? 24 खापे या गोत्र होती है। 24 खापे या गोत्र होती है। अब यहीं से बात करें कि जैसे संत मगन मुनि सागर ने वैसा नीम का थाना में सम्मेलन आयोजन किया, और सम्मेलन आयोजन करते भाई साहब सभी मेणाओं को इकट्ठा किया और बोला कि भाई साहब इतने ज्यादा भाई साहब अपन क्या सहन कर रहे हैं, सरकार के भाई साहब इतने कड़े नियम, अपन सख्त जो नियम है अपने को अपराधी घोषित किया जा रहा है, इनको अपन सहन कर रहे हैं। तो भाई साहब अब ऐसा नहीं चलेगा। तो इसके लिए भाई साहब इन्होंने क्या किया था कि इसी नीम का थाना सम्मेलन के तहत आपके भाई साहब एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का नाम था आपके जयपुर राज्य मेणा सुधार समिति। इसी के तहत जयपुर राज्य मेणा सुधार समिति। कौन सी? जयपुर राज्य मेणा सुधार समिति। जयपुर राज्य मेणा सुधार समिति किसके तहत इसका गठन किया गया था? तो नीम का थाना सम्मेलन के तहत। अब बात करें मेरे मित्रों कि इसका लेटेस्ट अभी आपके एक एग्जाम में प्रश्न बना है, और ये एग्जाम हुआ था भाई साहब आपके कौन सा? ASO वाला। कौन सा? ASO वाला जो एग्जाम हुआ, इसमें भाई साहब प्रश्न बन गया कि जयपुर राज्य मेणा सुधार समिति के आपके भाई साहब अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए भाई साहब, वो बनाए गए किसको? तो अध्यक्ष बनाए गए पंडित बंशीधर को। किसको बनाए गए? पंडित बंशीधर को भाई साहब क्या बनाए गए? आपके अध्यक्ष। ये वाला प्रश्न भाई साहब आपके किस एग्जाम में आ गया? लेटेस्ट आपके ASO वाला एग्जाम। ठीक है। अब यहीं से बात करें प्यारे मित्रों कि भाई साहब एक सम्मेलन और आता है इनका, और कौन सा? बागावास सम्मेलन। कौन सा? बागावास सम्मेलन। और ये हुआ था भाई साहब आपका कहां पे? जयपुर रियासत के अंदर। कहां पे हुआ था? जयपुर के अंदर। ठीक है। सम्मेलन का नाम क्या है? बागावास सम्मेलन। ध्यान से देखना, इनके प्रश्न बनेंगे भाई साहब आपके छोटे छोटे हैं, लेकिन बागावास सम्मेलन। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये हुआ था 28 अक्टूबर 1946 को। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1946 को। और इसकी महत्वपूर्ण बात कौन सी है? तो भाई साहब इस दिन को भाई साहब मेणाओं ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और इसी दिन भाई साहब यहाँ पे मेणाओं ने प्रतिज्ञा ली थी कि मेणा जनजाति के जितने भी लोग सरकारी पदों पे आसीन है, इन पदों से क्या देंगे? इस्तीफा देंगे, बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा बात करें कि इसी दिन को 28 अक्टूबर वाले दिन को भाई साहब मेणाओं ने क्या मनाया? अपना मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किसके रूप में? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो प्रश्न बन सकता है कि बताओ मेणाओं ने किस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो 28 अक्टूबर 1946 को मेणाओं ने वैसा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अब इसके अलावा एक नोट में थोड़ी सी बात लिखवा रहा हूं बस, है ना।
और कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक छोटी सी जानकारी ध्यान में रख लेना। बात इस प्रकार की है कि 1921 की घटना है। कब की है? 1921 की घटना है। और इस समय क्या हुआ था भाई साहब, आपके देवली रेजिमेंट, कौन सी? देवली रेजिमेंट, देवली रेजिमेंट, देवली रेजिमेंट व एरिनपुरा रेजिमेंट, एरिनपुरा रेजिमेंट, इन दोनों रेजिमेंट को भाई साहब आपके क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और भाई साहब इनके स्थान पे एक नई बटालियन लाई गई। इस बटालियन का नाम था भाई साहब आपके कौन सी? मीणा कोर। कौन सी? मीणा कोर, मीणा कोर। ये आपकी भाई साहब नवीन बटालियन क्या की गई थी? गठित की गई थी। नवीन बटालियन गठित की गई। ठीक है। अब देखो भाई साहब बातें किस प्रकार की है अपन ने कि 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा गठन, 1944 में नीम का थाना सम्मेलन, नीम का थाना जिले में हुआ। आयोजन करता थे संत मगन मुनि सागर। ग्रंथ लिखा इन्होंने मीन पुराण। और मीणाओं की कुल भाई साहब खांपे या गोत्र कितनी बताई? 5200। और सामान्यतः कितनी होती? 24। बात करें कि भाई साहब इसी के तहत जयपुर आपके नीम का थाना सम्मेलन के तहत ही जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, जिसका भाई साहब अध्यक्ष बनाया गया आपके किसको? पंडित बंशीधर को। और फिर आपके बाघावाद सम्मेलन हुआ जयपुर में, और 28 अक्टूबर 1946 को हुआ। मीणाओं ने अपने सरकारी पदों से इस्तीफे दे दिए, और इसी दिन को मीणाओं ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और 1921 की छोटी मोटी बात है कि देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके मीणा कोर की स्थापना की, जो आपकी नवीन बटालियन थी किनकी? मीणाओं। ठीक है। तो प्यारे मित्रों, आशा और उम्मीद करता हूं कि भाई साहब ये कंप्लीट आपके जो जनजातीय किसान आंदोलन है, ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। और बिल्कुल अगर आपको अच्छी लगी है तो इस परिवार का सदस्य बनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए बता दूं कि सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडी की जो आपके ऑफलाइन क्लासेज है बिल्कुल यथावत रूप से प्रारंभ हो चुकी है। और जो भी विद्यार्थी भाई साहब धमाकेदार, बिल्कुल नाम मात्र के फीस में धमाकेदार तैयारी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भाई साहब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किस पे? 7690885263। आराम से प्यारे मित्रों आप धमाकेदार वाली तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।